हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक काम की वीडियो लाए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट के जो अभी वर्ग 3 पेपर हुए थे उनके पेपर्स की। तो हम एक ही वीडियो में पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई है, पर जो आंसर की अभी हमारे पास अवेलेबल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एमपी टेट या रीट या डीएसएसबी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपके जो पेपर होता है वो लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस क्वेश्चंस का फ़र्क होता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन बाद में रीट में रिपीट हो जाए, तरीका क्या होगा वही होगा। जो क्वेश्चंस पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ आए हैं वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा हिंदी का। हिंदी का सेक्शन पहले आया है तो अब हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब देखिए, जो ये ग्रीन कलर दिखेगा वो आपको करेक्ट ऑप्शन का दिखेगा। तो जहाँ पे ये ग्रीन है ये मतलब ये करेक्ट आंसर था। अगर ग्रे दिखता है मतलब गलत सेलेक्ट किया गया था, वो गलत है, और उसकी जगह जो येलो वाला है वो करेक्ट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है एक पैसेज। इस पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो पैसेज पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे और हम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पैसेज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है। अब ये देखिए, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें चारों में से ढूंढना है कि कौन सा इस पैसेज में वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप पहली बार में पैसेज पढ़ते हैं तो भी ध्यान मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अगर ये वर्ड्स मिले हैं तो आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, ये चारों ऑप्शंस को पैसेज के अंदर खोज सकते हैं। इससे भी आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस जो पैसेज में है, खौफजदा है, हरण है और संपदा है, जो शारीरिक शब्द है वो इस पैसेज में नहीं आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पैसेज से रिलेटेड है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनसंख्या का संक्रमण 2 चरणों में होता है, 8 चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है या 6 चरणों में होता है। तो यहाँ पे कितने की बात की गई है, 3 चरण की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट भी है पैसेज का क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। अब देखिए, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ विनाश है, प्रगति है, विनाश है, प्रगति है। तो ये जो लाइन है ये हमें पैसेज में एग्जैक्ट देखने को मिलती है। तो आप उस लाइन को उस पैसेज में ढूंढें और एग्जैक्ट जो मैच हो रहा है उस आंसर को टिक कर देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला था वो क्या हो रहा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ये है यहाँ पे, आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इवोल्यूशन ऑफ ये पैसेज पूरा यहाँ तक है, क्वेश्चन यहाँ से है। उपयुक्त गद्यांश में किस व्यक्तित्व की जनसंख्या सिद्धांत का उदाहरण दिया गया है। तो क्या ये चार्ल्स डार्विन का है, एडम स्मिथ का है, सर वॉटसन का है या माल्थस का है। तो इसमें किसके बारे में, किसके जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है, तो माल्थस का दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का सही उदाहरण है। ठीक है, हमें 4
सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें से बताना है संप्रदान कारक किस में यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, उसने विद्यार्थियों को पुस्तक दी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज के क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया लग जाएगी कि पैसेज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें बताना है कि चारों में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये कृषि शब्द क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है, बाकियों में मात्रा की मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लोकतिया से क्वेश्चन है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार का निम्न में से क्या अर्थ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उचित कार्य करने से दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपने देखा लोकोक्तियों से क्वेश्चन है, कारक से क्वेश्चन है, वर्तनी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का शब्द चयन कीजिए। मतलब हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्या राम है, किसान है, सुंदरता है या दूध है। तो जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती है वो क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास आ गया पद्यांश, काव्यांश है ये, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10, उपयुक्त, इसे भी आप पॉज करके पढ़ेंगे। वैसे ये बहुत मतलब सबकी पढ़ी हुई पोयम है, आप सबने पढ़ी होगी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी वाली। तो इससे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उपयुक्त पंक्ति में रचयिता का नाम बताइए। अब इसमें आपको रचयिता का नाम नहीं दिया गया है, पर ये इतनी बेसिक पोयम है कि हर किसी को इसकी जो राइटर है उनका नाम पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक निम्न में से क्या है। अब ये पोयम भी पढ़ी होगी तो इसका नाम भी हर किसी को ध्यान ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से किस रस का प्रयोग किया गया है। कौन से रस का प्रयोग किया गया है, तो ये वीरस की कविता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे छक्के छुड़ाना का निम्न में से क्या अर्थ है। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अपनों से बलवान पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मरणासन में कौन सा समास है। तो मरणासन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्ति में नहीं किया गया है। पद्यांश में भी आपने देखा था कि ऐसा एक शब्द पूछा गया था जो उस पैसेज में था कि नहीं बताना था, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पैसेज काव्यांश पढ़ा है तो आप ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप उसमें चारों ऑप्शन में से ढूंढ लें। तो इसमें वीरांगना शब्द क्या है, नहीं आया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या वो अलौकिक होगा, पराधीन होगा, परमार्थी होगा या खेचर होगा। तो जो दूसरों की भलाई चाहता है उसे हम परमार्थी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आई होप आपको फॉन्ट क्लियर होगा, फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी का भाषा का पूरा अधिकार है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस निम्न में से किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है। तो ये किस संदर्भ में कहा गया है, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता लाने में सहायक है। उच्चारण में एकरूपता लाने के लिए कौन सी विधि सहायक होगी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डैश वाक्य रचना व शब्दों का के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो कौन से इसमें वाक्य रचना व शब्दों का उचित प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए बी वाला क्या है, गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फ्लैश कार्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से समवाय प्रणाली में डैश शिक्षण होता है। तो समवाय प्रणाली में क्या शिक्षण होता है? गद व पद शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षा कराना को ही हम समवाय प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से डैश द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उपलब्धि और कमियों का रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाता है? सतत मूल्यांकन द्वारा, सीसीई द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा उद्बोधन विधि। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण निम्न में से किस विधि से होगा? तो ये समवाय विधि से होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है? तो वो हो जाएगा सहचार्य विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट चरण। लेकिन इस क्वेश्चन पे क्या है, ये आप ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज की गई है। हो सकता है इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो, बदल भी जाए। तो अभी फिलहाल के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरण। अब इस आंसर फाइनल आंसर की में इसका आंसर बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इस पे आपत्ति है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विधि में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपसर्ग के शब्दांश क्या हैं? उपसर्ग क्या होते हैं? यह शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाएं मतलब बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी के हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आपने देखा कि 2 पैसेज थे और पैसेज में भी बेसिकली कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए थे? संधि, समास, कारक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास हैं मैथ्स के 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जब अगर छोटे होते हैं तो स्क्रीन पे दोनों पार्ट में दिखते हैं। मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश के में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और इसी के हाफ में क्या होगा, हिंदी में क्वेश्चन दिखेगा। तो स्क्रीन पे दोनों में अवेलेबल होता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस बड़े दिखें इसलिए मैं एक ही में थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। इसका हम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्यूशन भी देखेंगे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो आया था वो मैथ्स में सारे जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक थे। फर्स्ट क्वेश्चन है 31, 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर बॉयज़, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 300, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़। देखिए, किसी स्कूल में 60% बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स होंगी, ठीक है। 40% गर्ल्स हैं
वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम टोटल बच्चों की संख्या निकाल लेंगे। तो 40% ऑफ व्हाट, एक्स, मतलब हम मानते हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं, एक्स है। तो एक्स का 40% 300 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100। इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और यहाँ पे आ गया 40। टोटल बच्चे कितने आ गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 750। अब 7 जो बच्चे हैं बॉयज़ वो कितने हैं, 60%। ये तो टोटल है। अब अगर टोटल का 60% हम निकाल लेंगे तो बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। तो टोटल था हमारा 750, इसका 60% मतलब 60/100। तो ये कितना हो जाएगा, 450। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। पहले हमें 60% बोला था कि बॉयज़ हैं, तो हमने कॉमन सेंस लगाया कि 40% गर्ल्स होंगे, और वो 40% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। यहाँ से हमने टोटल निकाल लिया और उस टोटल का 60% बॉयज़ हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रॉब्लम ऑन एजेस है। द टोटल एज ऑफ ए, बी एंड सी एट प्रेजेंट इज 90 ईयर। 10 ईयर एगो ऑफ देयर एजेस वॉज, रेशो में है 1:2:3। देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़। ठीक है, अब देखिए ए बी सी की प्रेजेंट की एज कितनी है, 90 ईयर्स है। 10 साल पहले इनकी एज का रेशो कितना है, 1:2:3 है। तो हमें बी की प्रेजेंट एज बताना है। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए बी सी हो गया। अब ए बी सी कितना हो गया, 1 है, तो एक्स हम एक रेशियो से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। बी कितना हो गया, 2x, और सी कितना हो गया, 3x। ठीक है, अब प्रेजेंट में इनकी एज 90 ईयर है, तो 10 साल पहले इसकी एज भी 10 माइनस होगी। तीनों की एज में से 10 माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा, 30। तो इन तीनों की एज का सम किसके बराबर हो जाएगा, 90 में से हम 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, देखिए हमें ये रेशो में दिया गया था। रेशो को हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके हमने एक नंबर में बना लिया। अब जो प्रेजेंट एज थी उसमें से हम 30 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये 10 साल पुराने वाला जो रेशो है वो 10 साल पुराना है, तो इसे भी 10 साल पुराना होना पड़ेगा। तो हमने इसमें से 30 माइनस कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x बराबर में 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक्स की वैल्यू 10 है। अब बी का एज क्या है, 2x है, तो 2x मतलब बी का एज 20 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन ये जो 20 आया वो 10 साल पुराना आया है, हमें उसकी प्रेजेंट एज चाहिए। तो 20 साल का उस समय था और 10 साल बाद ये मतलब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 30 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास जो रेशो दिया गया था हमने उसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, और इसमें से हमने 30 इसलिए माइनस किया था क्योंकि हम ये वाला जो एज है वो 10 साल पुराना है, तो इसे भी 10 साल पुराना होना पड़ेगा। उसके बाद हमने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली और 10 साल पुरानी हमें एज मिल गया, लेकिन हमें तो प्रेजेंट एज चाहिए था, इसलिए हमने उसमें 10 जोड़ दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। हमें बताना है इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा फ्रैक्शन देख लेते हैं, इसका तो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता।
इसका भी न्यूमरेटर बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। और ये मिक्स फ्रैक्शन है, अगर हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है 3/2 आएगा, इसका भी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या है, ये तो देखते ही से हम बता सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर उल्टा भी पूछा होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, मतलब देख के बता सकते थे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन इजी क्वेश्चन है। देखिए इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9/11 की पावर 7। अब ये होल पूरे के ऊपर पावर है तो हम दोनों को दे सकते हैं, ये हमने सॉल्व कर दिया। बीच में क्या है मल्टीप्लाई, अगेन इसकी पावर क्या है नेगेटिव, तो इसको भी हम पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 4 और ये हो जाएगा 9 की पावर 4। ठीक है, फिर यहाँ डिवाइड में 9/11 है, उसकी पावर 0 है, तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, मतलब x की पावर 0, तो ये क्या होता है 1 होता है। मतलब ये जो पूरा ये टर्म है 9/11 की पावर 0, ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 9, 7 - 4 पावर माइनस होगी तो ये 3 हो जाएगा, और 11 इसकी पावर माइनस होगी तो ये 3 हो जाएगा। तो 9 की पावर 3 मतलब 729 और 11 की पावर 3 मतलब 1331। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने बस इसमें क्या किया पावर को पॉजिटिव कर लिया, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात थी कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गिव इंटरचेंज साइन, प्लस एंड माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दो और नंबर 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज कर दो, और फिर हमें इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 16, प्लस की जगह माइनस लिखना है तो ये प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे, 4 की जगह 8 लिखना है तो यहाँ 8 आएगा, फिर माइनस की जगह क्या लिखना है प्लस लिखना है, और 8 की जगह क्या लिखना है 4 लिखना है। यह एक्सप्रेशन चेंज हो गया, हमें इसे ही सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है इंटरचेंज बोला गया है, तो इंटरचेंज हमने कर दिया है। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव कितना हो गया 20 - 8 ही कितना हो गया 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अगेन एक इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, b वाली टर्म और c वाली टर्म हमारी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल नेगेटिव वाला फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पॉजिटिव वाले ही फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। उतना भी छोड़िए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये स्क्वायर का मतलब है इसी एक्सप्रेशन को कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला भूल गया है तो इस एक्सप्रेशन को क्योंकि पावर 2 है 2 बार लिखा, b और c यहाँ नेगेटिव रखेंगे आप। ठीक है, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो भी आपका क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। या आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, और अगर उतना भी नहीं है तो आप जो ये ऑप्शंस दिए गए उसको देख कर तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। तो a² मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64a²। अब 64 हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक में ही दिख रहा, तो पूरा फॉर्मूला भी अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 37. Find the ratio of numerical value of area of circle to the circumference of circle with radius 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो बताना है किस किस का, एरिया ऑफ सर्कल का और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, जब रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर हो। कुछ भी नहीं करना है, रेशियो बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लिखा। फिर रेशियो है तो नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ये भी लिख दिया। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, लास्ट में जो बचेगी इसमें वैल्यू डाल देंगे। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, r/2। यहाँ पे r की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हमने 2 रखा और फिर 2 रखा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अगेन एक इजी क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, या तो आप लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले लीजिए या x के टर्म को सेपरेट कर लीजिए, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x/2 माइनस 3x इक्वल्स टू 2, और सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, +7। ठीक है, 3x हमने यहीं रहने दिया और माइनस का 7 उधर जा कर के प्लस का 7 हो गया, और जो ये माइनस का 3x था इधर आकर के प्लस का 3 हो गया। अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3x + 6x इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 + 2 9, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 18। ठीक है, 6x + 3x कितना हो जाएगा, 9x, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जो भी वैल्यू जाती है, अगर उसका साइन प्लस में है तो माइनस में चला जाता है, माइनस में है तो प्लस में चला जाता है। अगर कोई चीज़ डिवाइड से जाती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, और मल्टीप्लाई से जाती है तो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अगेन एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ में एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें b/a की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ये पूरा डिनोमिनेटर है इसको 7 से क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो पूरा उठ करके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में भेज देंगे, और जो LHS है वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा इधर, तो ये LHS रह गया। अब हम डायरेक्ट इसका 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, तो ये हो गया 35a, फिर माइनस 7 7 49, सॉरी 49b। ठीक है, अब a के टर्म को सेपरेट कर लेंगे और b के टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो 7b, 49 यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 49b इक्वल्स टू, यहाँ पे 35a पहले से था और 5a प्लस का था इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 56b इक्वल्स टू ये 30a। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, हमें b/a का रेशियो चाहिए, तो b को हम यहीं रहने देंगे, a को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। देखिए b को हमने यहीं रहने दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 30, a हमारा यहाँ नीचे आ गया, यहाँ का a नीचे आ गया, और यहाँ का 56 यहाँ हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये 15 और ये 28, और कैंसिल
नहीं होगा तो हमारा 15:28 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये B:A, A:B का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप सी भी ऑप्शन लगा सकते थे, मगर ये ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पेडागोजी का क्वेश्चन है। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट्स एज ऑब्जर्व बाय टीचर इज। रनिंग डिस्क्रिप्टिव है ना, एक्टिव बिहेवियर का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्यूब रूट इज इक्वल टू। क्यूब रूट निकालना है इसका, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम वाली मेथड से करेंगे और 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, 3 के पेयर्स बनाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप ये करके देखेंगे, इसका फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो और ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेकर के कर दें, या तो इसके जो वैल्यू है उसको देख करके भी कर सकते हैं कि मतलब अगर आप गैस करके कभी करना चाहेंगे, क्योंकि 81 का इतना बड़ा नंबर नहीं होगा, 11 का हमें क्यूब पता होता है, 8 का क्यूब पता होता है, मतलब 20 तक के क्यूब आपको याद रहते हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। इनका क्यूब आप मतलब 81 का 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए कि ये आ रहा है कि नहीं, या 14 का 3 बार मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। 2 तरीके हैं, या तो आप प्रॉपर एलसीएम निकाल के कर लीजिए, या तो ऑप्शंस को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अचीवमेंट टेस्ट आर टीचर मेड स्टैंडर्डाइज। तो अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो टीचर मेड भी होता है, स्टैंडर्डाइज भी होता है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 48 मिनट टू 2940 सेकेंड इज। ठीक है, इनका रेशियो बताना है, तो 48 मिनट, एक है मिनट में, एक है सेकंड में, तो ये जो मिनट वाला है उसको भी सेकंड में करना पड़ेगा। तो सेकंड में करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ऑलरेडी सेकंड में है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड से सेकंड की वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, ये 0 है, ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल। फाइनली जब हम इसको कैंसिल करेंगे, मतलब 6 के टेबल से ये जाएगा 24 और ये 9, तो हमारे पास क्या बचा, 48:49। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में करने के लिए हमारे पास इनकी यूनिट सेम होना जरूरी है। यहाँ पे मिनट में था, यहाँ पे सेकंड में था, तो दोनों को मिनट में करना पड़ेगा, ये दोनों को सेकंड में करना पड़ेगा, तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आप ऐसे ही करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी से क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 एम्फेसिस डेट मैथमेटिक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें बताना है कि एनसीएफ किस पे एम्फेसिस करता है, किसका अवलोकन करता है। टीचर मस्ट नॉट इंगेज एवरी चाइल्ड इन अ क्लास विद द कन्विक्शन दैट एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। टीचर को हर चाइल्ड को इंगेज नहीं करना चाहिए, तो ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चिल्ड्रन मस्ट लर्न ऑल द फॉर्मूला बाय रॉट, रटने की बात की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ लर्नड फॉर थ्योरीज एंड फार्मूला। हम फार्मूला जो याद किया फार्मूला है उसी की एप्लीकेशन करते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज मोर देन फार्मूला एंड मैकेनिकल प्रोसीजर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ √1.44 इज। ठीक है, वैसे तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसका भी आप या तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं, या तो आप अगेन ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। मगर देखिए 1 अगर पॉइंट को भूल भी जाए तो ये 144 है, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 12 का होता है, ये तो देखते से ही हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर भी अगर डाउट हो तो ऑप्शन से कर लेंगे या शॉर्ट डिवीज़न मेथड से कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ अदर
स्टूडेंट्स इन। स्टूडेंट का बिहेवियर जब हम अदर स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं तो उसको कौन सा टेस्ट कहते हैं, तो वो हो जाएगा नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। Rachel buys 2 kg and 550 grams of sugar and 1 kg 500 gram of rice. Find the ratio of sugar to rice। ठीक है, हमें बताना है कि शुगर और राइस का रेशो क्या है। तो ये ध्यान रखना है, शुगर ऊपर है तो शुगर और सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो दोनों ही को ग्राम में कर देंगे तो 2550 ग्राम, और ये हो जाएगा 1 kg 500 ग्राम, मतलब 1500 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17:10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, कैंसिल करने पे 7:10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, चैनल्स पे आप जा कर के पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड फास्ट करके भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट स्पीड में बहुत सारे पेपर्स आप देख करके कवर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। द सप्लीमेंट्री ऑफ 123 डिग्री 45 मिनट इज़। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट होगा। कैसे होगा, वैसे ये ऑरेंज कलर देख रहे हैं, इस पर आपत्ति दी गई है, मगर ये क्वेश्चन सही है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब किसी भी दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, मतलब 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, अब हम इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ कितना होगा 60 मिनट होगा। 60 में से माइनस होगा तो ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 है, सॉरी 9 है, 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 56 डिग्री 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ़ 1/4 ऑफ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अदर नंबर, फाइंड देयर रेशियो। एक नंबर है, हम मान लेते पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक है, 1/4 ऑफ वन नंबर मतलब इसका 1/4 और 3/4 ऑफ अदर नंबर, 3/4 ऑफ अदर नंबर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हमें x और y का रेशियो बताना है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या तो आप ऐसे कैंसिल कर लें या 4 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये 4 तो हमारा कट गया। अब क्या बचा, x/3y। ठीक है, तो अब हम x/3y हमारे पास बच गया। अब हम क्या करेंगे, y को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो 3:1 या 1:3 इनका रेशियो पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा 1:3, 3:1 नहीं है हमारे पास, लेकिन 1:3 तो है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर आर कॉल्ड। तो ये होता है इंस्ट्रक्शनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 6 times द एज ऑफ हिज सन। ही इज़ 30 years ओल्डर देन हिज सन। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, जो पिता की एज है वो बेटे की एज से 6 गुना है। ठीक है, पिता की एज बेटे की एज से 6 गुना है, और कहा गया है कि जो पिता हैं वो क्या है 30 साल बड़े हैं अपने बेटे से। तो हम मान लेते कि बेटे की एज कितनी है, x है, तो पिता की एज कितनी हो गई 6
6x हो जाएगी। ठीक है, ये फादर है और ये सन है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ही इज़ 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, ये जो है 30 साल बड़े हैं, तो दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो अगर मैं इसमें 30 साल जोड़ दूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन तैयार हो गई, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, एक्स इधर होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब पिता की एज कितनी है 6x थी, स्टार्टिंग में हमने कितनी मानी थी इनकी एज 6 टाइम्स थी 6x, तो ये हो जाएगा 36 ईयर। फादर की एज कितनी आ गई 36 ईयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है टफ क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that the polynomial x³ plus 10x square plus ax plus b is divisible by x minus 1 and x plus 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि a और b की वैल्यू बताओ जब ये जो पॉलिनॉमियल है वो इन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। पहले हम क्या करेंगे, अगर ये इनसे डिवाइड होगा तो जब हम इससे x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जब हम इसमें क्या करेंगे x माइनस 1 से ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर a b की वैल्यू हमें दी रहती तो हम इसमें क्या करेंगे 1 डालेंगे, तो ये 1 + 10 + a + b 11 + a + b, ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर a b की वैल्यू दी रहती तो ये 0 ही आना था। इतना हो गया। उसके बाद अगेन हम एक इक्वेशन बना लेंगे, x इक्वल्स टू -2 डालेंगे। -2 क्यों डाल रहे हैं, x + 2 है, इक्वल्स टू 0 रखने से x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये डालेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। अगेन हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो 2 इक्वेशन आ गई। अब उस 2 इक्वेशन का आपको क्या करना है कि इन ऑप्शंस को ट्राई करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। a की जगह पे 7 रखेंगे, b की जगह -8 रखेंगे। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो आप दूसरे में भी चेक कर लेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले को सेटिस्फाई करता है, दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वो ऑप्शन हट जाएगा। फिर हम दूसरे को चेक करेंगे, a की जगह 7 डालेंगे, b की जगह -18 डालेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x = 1 डाला, क्यों डाला, x -1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा। डालने पर हमें एक इक्वेशन मिल गई, x = -2 डालने पर हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गई। अब उस इक्वेशन में ऑप्शन से हम पहली वाली a की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी वाली b की वैल्यू हो जाएगी, उनको पुट करेंगे और अगर दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप कॉपी में करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A man plants 29,241 banana tree in a garden and arrange them so that there are many rows as there are banana trees in each row. The number of rows are, मतलब एक आदमी ने इतने बनाना ट्री लगाए और उसमें उतने ही बनाना की संख्या है जितने उसके रो में बनाना की संख्या है, मतलब इधर जितने हैं उतने ही इधर बनाना की ट्री है। मतलब एक तरह से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है। 8th क्लास के सिलेबस में और आपके प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सिंपली हमें जब भी ऐसी बात कहेगी कि जितने बनाना की ट्री हैं उतने ही रोज़ हैं, तो हमें सिंपली इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2 तरीके हैं, शॉर्ट डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना है तो आप
ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उनका मल्टीप्लाई इतना आ रहा है तो वो टिक लगा देंगे। ठीक है, जो भी आपको 3 ऑप्शंस आपको मिल गए, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर ले, शॉर्ट डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर ले या ऑप्शन से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो जिससे भी सॉल्व करना चाहें उससे आप सॉल्व कर लें। इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ये भी ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा, इस पर भी आपत्ति है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। चलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग? सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? माइक्रो टीचिंग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 10। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड विजय इज 2:3। इफ विजय एज इज 3 years more than Raj age, then find the Raj एज आफ्टर 2 year। 2 साल बाद राज की एज बतानी है। ठीक है, तो इनका रेशो दिया गया है 2:3। ठीक है, ये राज है, ये विजय है, ये 2:3 है। ठीक है, अब हमें इनका जो डिफरेंस दिया गया है, जो विजय है वो राज से 3 साल बड़ा है, मतलब विजय और राज के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 साल का। और ऐसे इनके रेशो में भी कितना का डिफरेंस है? 1 का, मतलब 1 रेशो किसके बराबर है? 3 years के बराबर है। तो यहाँ से इनकी एज तो वैसे ही मिल गई। अब हमें किसकी एज निकालनी है? राज की एज निकालनी है। तो 1 रेशो 3 के बराबर है, तो 2 कितना हो जाएगा? 6 के बराबर। चलिए, राज की एज आ गई 6 साल, लेकिन हमें 2 साल बाद की बतानी है, आफ्टर 2 year। तो +2 कर देंगे तो ये हो जाएगी 8 years। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आधा आधा क्वेश्चन दिया गया है, पर मैं पढ़ देती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। गणित अभ्यास की रणनीति में समस्या समाधान पर पहुँचने कैसे पहुँच सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? यूजिंग क्लू टू अराइव एट सॉल्यूशन, समस्या पर पहुंचने के लिए सुराग का यूज़ करना, या एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, एस्टिमेशन या एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या का यूज़ करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच का यूज़ करेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन डज नॉट डेवलप। विचार, हिंदी में भी पढ़ देते हैं, विचारात्मक प्रश्न से विकसित नहीं होता। क्या विकसित नहीं होता? तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन से डेवलप होती है, लॉजिक डेवलप होते हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन डेवलप होती है, लेकिन मोटर स्किल, शारीरिक कौशल डेवलप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। नॉट वाला पूछा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when we get remainder after division it is called remainder, when we get remainder after division it is called, क्या वो मल्टीप्लिकेशन होगा, परफेक्ट डिवीजन होगा, एडिशन होगा या डिवीजन इंटीजर होगा? तो जब अगर डिवीजन में हमें रिमाइंडर मिल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन या परफेक्ट डिवीजन तो हो ही नहीं सकता। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही हट गया। परफेक्ट डिवीजन कैसे हो सकता है अगर हमें रिमाइंडर मिलेगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंटीजर डिवीजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड विथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। ठीक है, अगर लेंथ को हम कितना बढ़ा दें? 25% बढ़ा दें, और जो उसकी चौड़ाई है उसको 20% घटा दें, तो उसके एरिया में क्या फ़र्क आएगा? ठीक है, तो अब पहले हम बिना फ़र्क के एरिया मान लेते हैं। मानते हैं कि इसका लेंथ कितना है? 100 है, और ब्रेथ भी कितना है? 100 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। अब हम इसके 25% लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 125, और ब्रेथ को 20% घटा रहे हैं, तो इसका 20% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब इनको एरिया निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 10,000। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई फ़र्क आया?
नहीं आया तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।